हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पर्सनालिटी का मीनिंग और उसके निर्धारक तत्वों के विषय में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी की जो डिफरेंट थियरीज़ हैं, जो वर्गीकरण दिए गए हैं, उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी की थियरीज़ को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। पहली है टाइप अप्रोच या टाइप थियरी हम कहते हैं उसको, प्रकार उपागम या प्रकार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और दूसरी है ट्रेट अप्रोच या ट्रेट थियरी, और उसको गुण उपागम या गुण सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप अप्रोच को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइप अप्रोच को दो तरह से फिर से विभाजित किया गया, जिसमें पहला है हमारा क्लासिफिकेशन बाय हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया। और दूसरा हमारा है मॉडर्न टाइप अप्रोच, ये हम हिपोक्रेट्स के बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं हिपोक्रेट्स के। इन्होंने 400 BC में संवेग, जो इमोशंस होते हैं, और स्वभाव मतलब नेचर होती है, उसके आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया, उसके आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की। तो पहला इन्होंने जो लिया है वो है मंद। मंद कहते हैं या फ्लेगमेटिक आप कह सकते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं वो श्लेष पित्त प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, उनमें श्लेष पित्त पाया जाता है। और जिनमें श्लेष पित्त होता है वो कैसे रहते हैं? शांत होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, ज़्यादातर भाव शून्य होते हैं, भावों की इनमें कोई बहुत ज़्यादा भावुकता नहीं होती, निर्बल होते हैं, निस्तेज होते हैं और ज़्यादातर चीज़ों से विरक्त रहते हैं, अपने आप में थोड़ा व्यस्त होते हैं, बाहर की चीज़ों से विरक्त रहते हैं। दूसरे कहे कोयशील, जिनको इंग्लिश में हम कॉलरिक कहते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो कफ प्रवृत्ति के होते हैं, और जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो प्रायः करके बेचैन, गुस्सैल, चिड़चिड़े, तुनक मिजाज प्रवृत्ति के रहते हैं। नेक्स्ट कहा मेलनकॉलिक, जिसको कहते हैं विषादी। ये काले पित्त के लोग होते हैं, ब्लैक बाइल कहते हैं इसको। उदास रहते हैं, निराशावादी होते हैं, चिंता युक्त होते हैं। एंड लास्ट इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो कहा आशावादी, जिनको सैंग्विन भी कहा। ये कैसे होते हैं? रक्त पित्त वाले होते हैं। ये बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना, आगे बढ़ के बात करना इनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है मॉडर्न टाइप अप्रोच। मॉडर्न टाइप अप्रोच भी दो तरह की है। एक में है बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब शारीरिक गुण के आधार पर जहाँ पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया या विवेचन किया गया, और दूसरे हैं मनोवैज्ञानिक गुण, जिनके आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया। सबसे पहले हम लेते हैं शारीरिक गुण या बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया। उसमें सबसे ज़्यादा जो हम वर्गीकरण देखते हैं या जो हमारा एग्जाम्स में आता है वो है क्रेशमर का और शेल्डन का। तो पहले हम क्रेशमर को डिस्कस कर लेते हैं। क्रेशमर ने 1926 में अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार 4 तरह के व्यक्ति होते थे जो बॉडी के आकार पर या शारीरिक गुणों के आकार पे हम जिसमें विभाजित कर सकते थे सभी लोगों को। उसमें पहला कहा पिकनिक या स्थूलकाय जो लोग होते हैं, जो यूजुअली देखने में नाटे मोटे, उनका गला गोल होता है, आराम तलब रहते हैं, सामाजिक होते हैं, बहुत लोकप्रिय होते हैं और खुश मिजाज रहते हैं। इन लोगों को ज़्यादातर टेंशन्स लेने की आदत नहीं होती, बहुत खुश मिजाज रहते हैं। नेक्स्ट है एस्थेनिक, कृशकाय, या इनको लेप्टोसोमेटिक भी कहा गया है। ये लंबे होते हैं, दुबले होते हैं देखने में, और स्वभाव से चिड़चिड़े, सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि इनको दी जाए तो ये उसको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, प्रायः भागने की कोशिश करते हैं वहाँ से। नेक्स्ट आते हैं हमारे एथलेटिक टाइप जो पुष्टकाय लोग होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं और स्वभाव से चुस्त फुर्तीले और बहुत सामाजिक होते हैं और सुंदर होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो सुडौल शरीर होता है और सुंदर दिखाई देते हैं। एंड लास्ट कहा डिस्प्लास्टिक या मिश्रित, या इसको विशालकाय भी कहा गया। मतलब इन तीनों तरह के, मतलब उसमें कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है। वो स्थूलकाय जैसे शरीर के भी हो सकते हैं, कृशकाय भी हो सकते हैं, पुष्टकाय, किसी चीज़ की क्वालिटी ये वाली आ जाए और साथ में गुण कोई और आ जाए उनमें, स्वाभाविक ये हो सकता है। ऐसा इनका वर्गीकरण है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है हमारा वो है शेल्डन के द्वारा किया गया। शेल्डन ने 3 भागों में विभाजित किया।
और 1940 में इन्होंने अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें सबसे पहले कहा एंडोमॉर्फिक गोलाकार को कहा। ये जो गोलाकार लोग हैं ये क्रैशमर के पिकनिक जो स्थूलकाय लोग हैं उनसे बहुत रिलेट करते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम बात करते हैं। जैसे ये लोग आराम पसंद होते हैं, सामाजिक होते हैं, आनंद प्रिय होते हैं और हंसमुख होते हैं। और आकृति इनकी कैसी होती है? गोलाकार, मतलब मोटे नाटे गोल तरह के दिखते हैं देखने में। नेक्स्ट हमारा आता है मेसोमॉर्फिक। ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरह का विवरण है, मतलब मेसोमॉर्फिक आयताकृति के लोग होते हैं, मांसपेशियों से काफ़ी विकसित होती हैं इनकी मांसपेशियाँ, शरीर सुडौल होता है, उत्साही होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और बहुत क्रियाशील रहते हैं। ये इसमें सबसे अच्छा जो विवरण मिलता है वो इसी तरह के व्यक्तियों का मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्टोमॉर्फिक या लंबाकृति। दुबले पतले होते हैं, शक्तिहीन होते हैं और स्वभाव से प्रेमी, शर्मीले, एकांत प्रिय, संकोची और अंतर्मुखी होते हैं। ये इनके स्वाभाविक चीज़ें हैं जिनसे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति एंडोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्क्रिप्शन आता है मॉडर्न टाइप अप्रोच में वो होता है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर 3 लोगों ने इसकी व्याख्या की। पहला कार्ल जंग ने की, दूसरी आइजेंक ने की और तीसरी स्प्रेंगर ने की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्ल जंग के डिस्क्रिप्शन से। उन्होंने व्यक्तित्व को 2 रूपों में बांटा, एक बहिर्मुखी और दूसरा अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जो होते हैं वो बहुत सामाजिक होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, हंसमुख होते हैं, आगे से आगे चलते हैं, लोगों की हेल्प करने में बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, लोगों से बातें करना इन्हें पसंद होता है। ऑन कॉन्ट्ररी जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, वो अपने आप में लीन रहते हैं, प्रकृति को पसंद करते हैं, बाहर आना जाना इन्हें पसंद नहीं होता, लोगों से उठ के मिल के बोलना चालना इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कार्ल जंग के इस सिद्धांत को या इस वर्गीकरण को मनोवैज्ञानिकों ने बहुत उपयोगी नहीं माना और इसके साथ कहा कि किसी भी व्यक्ति में इन दोनों का सम्मिश्रण पाया जा सकता है। कोई हो सकता है किसी अवस्था में वो एक्सट्रोवर्ट भी हो और कहीं पर वो इंट्रोवर्ट भी हो। तो तीसरी चीज़ की यहाँ पर उन लोगों ने व्याख्या की, दैट वाज एम्बीवर्ट, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट भी होगा कुछ सिचुएशंस में और कुछ सिचुएशंस में एक्सट्रोवर्ट भी होगा, तो उस कैंडिडेट को हम एम्बीवर्ट कहेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो आइजेंक ने दिया, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। इन्होंने इन दोनों को एक ही तरह के उसमें रखा। एक में क्यों रखा? क्योंकि इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, तो ये दोनों चीज़ें एक के अंदर नहीं मानी जा सकती, इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में रखना उचित रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी की जब इन्होंने बात की तो इन्होंने ये बायपोलर चीज़ कहा। न्यूरोटिसिज्म एक चीज़ पे एक पोल पे रखा और स्टेबिलिटी को दूसरे पोल पे रखा। इस पोल को जब हम डिस्कस करते हैं न्यूरोटिसिज्म को, तो वो कैसे होते हैं? कम सामवेगिक होते हैं, कम सामवेगिक नियंत्रण वाले, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, दुर्बल इच्छा शक्ति के होते हैं, क्रियाओं में मंदता रहती है और सामाजिकता का इनमें प्राय करके अभाव पाया जाता है। लेकिन जो स्टेबल लोग होते हैं वो इनसे बिल्कुल पृथक होते हैं, पृथकता में अधिक स्थिर होंगे अपने इमोशंस को लेके, और बाकी भी जितने गुण थे ना ये यहाँ पर आपके की दुर्बल इच्छा शक्ति है, क्रियाओं की मंदता है, सामाजिकता का अभाव है, इन सब गुणों की मात्रा जो है वो कम होगी। तो ये बायपोलर चीज़ें इन्होंने ली जो एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न थी। जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों बायपोलर हैं, एक पोल पर ये रहेगा, एक पोल पर ये रहेगा। इसी तरह न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर एक जगह पर ये रहेगा और दूसरे व्यक्ति में स्टेबिलिटी रहेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो फंक्शन। तो साइकोटिसिज्म जो होता है वो क्षीण एकाग्रता, मतलब उनमें एकाग्रता की मतलब वो एक जगह पे कहीं पर भी खुद को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, क्रूरता उनके अंदर होती है, असंवेदनशील होते हैं दूसरों के प्रति और असृजनात्मकता उनमें पाई जाती है, मतलब सृजनशील नहीं होते, कुछ बनाने का विवेक या कुछ नया करने की इच्छा उनके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट आपका आता है नैतिकवादी और आदर्शवादी। जो सुपर ईगो के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नैतिकता वाले होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, कुछ ना कुछ सृजनात्मक करने की उनके अंदर इच्छा रहती है। नाउ लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है स्प्रेंगर के अनुसार। स्प्रेंगर ने बहुत इजी टर्म्स में इसको डिफाइन किया। पहला कहा सैद्धांतिक, जो लोग सिद्धांतों की बातें करते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं या कोई और फिलोसफर्स होते हैं जो सिद्धांतों के आधार पर अपनी चीज़ों को कहते हैं, वो थियोरेटिकल में आते हैं। इकोनॉमिक,
जिनके लिए आर्थिकता ही सब कुछ है, जैसे बिजनेस पर्सन्स को हम कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हम कह सकते हैं कि उनको हर चीज़ का जो भी उन्होंने देखना है वो आर्थिकता के अनुसार देखेंगे, जहाँ से पैसे आ रहे हैं उसी की तरफ उनको जाना है। देन नेक्स्ट है हमारे सामाजिक। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिकता को सबसे उत्तम मानते हैं और उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व भी होता है। जैसे बाहर जाकर किसी की हेल्प करनी है, सोशल वर्कर टाइप लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। पॉलिटिकल, अगेन जिन लोगों में दूसरों के ऊपर राज करने का एक आचरण होता है कि हाँ दूसरों को हम कैसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, वो राजनैतिक एटीट्यूड वाले होते हैं। नेक्स्ट होते हैं रिलीजियस, जो सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बातें करते हैं और उसी तरह की क्रियाओं को करने में ज़्यादातर समय बिताते हैं। एंड लास्ट हमारे होते हैं एस्थेटिक, मतलब हर चीज़ में सौंदर्य की अनुभूति करना, जैसे पेंटर्स हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए, इस तरह के लोग जो होते हैं वो एस्थेटिक में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ हमने डिस्कस किया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।